ठीक। हाय स्टूडेंट्स, अब ये जो वीडियो है क्लास 10th हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड है या कोई सा भी और बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लास 10th के लिए वीडियो है। चैप्टर 1 है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, और उनकी सबकी परिभाषाएं उदाहरण सहित पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बाद और भी जो एक छोटे मोटे टॉपिक हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो स्टार्टिंग है रासायनिक समीकरण। तो चैप्टर है यानी कि पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इसका पहला पार्ट है। तो पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो होती क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब मान लिया मैंने ये लिख लिया बोल के इसे लिख लिया Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ये लिख लिया। तो जो दाईं तरफ होता है, मतलब जो लेफ्ट साइड होगा, दाईं तरफ होगा, उनको कहा जाता है, ये होते हैं अभिकारक, इनको कहते हैं अभिकारक। और जो बाईं तरफ होता है, मतलब दाईं तरफ होता है, दाईं तरफ जो होता है उसको कहा जाता है उत्पाद, और जो बाईं तरफ होता है उसको कहा जाता है अभिकारक। तो ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, ये है अभिकारक। अभिकारक होते हैं वो तत्व या वो अणु या वो यौगिक जो आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, मतलब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। उन तत्वों को या अणुओं को कहा जाता है अभिकारक। दोबारा, अभिकारक होते हैं वो तत्व या वो यौगिक जो आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और रासायनिक संयोग करने के बाद उत्पाद बनाते हैं। तो उन यौगिकों को या उन तत्वों को कहा जाता है अभिकारक, ठीक है ना, ठीक। और जो अभिकारक अभिक्रिया करेंगे और जो नया पदार्थ बनेगा उस नए पदार्थ को कहते हैं उत्पाद, ठीक है ना। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब अभिकारक पदार्थों के आपस में रासायनिक संयोग करने के बाद, मतलब आपस में मिलने के बाद, तो अभिकारक पदार्थों के आपस में रासायनिक संयोग करने के बाद उत्पाद बनाने की क्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को कई प्रकार से बांटा गया है। दिशा के आधार पर अलग होती हैं, ऊष्मा के आधार पर अलग होती हैं, अणुओं के प्रतिस्थापन विस्थापन के आधार पर अलग होती है। तो सारी पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। तो अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरी है अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एक होती हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं और एक होती हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। एक होती हैं योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं और एक होती हैं वियोजन
रासायनिक अभिक्रियाएं, तो वियोजन अभिक्रियाएं, और एक होती हैं अपघटन रासायनिक अभिक्रियाएं, एक होती हैं प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं, और एक होती हैं उभय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। एक होती हैं उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया, और होती हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इनको रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दो हैं ये तो सिलेबस में है नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी हेल्प से कहीं ना कहीं मतलब इनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि कुछ अगले चैप्टर में भी हो, जैसे रासायनिकरण अगले पार्ट में है, तो अगले पार्ट में कोई बात नहीं है, सारी एक ही साथ पढ़ाई गई हैं, लेकिन ये दोनों सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी हेल्प से कहीं ना कुछ रिएक्शन एक्सप्लेन हो सकती है बाद में। तो ये होगी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। अभी फिर इनकी सबकी परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ी जाएगी, ठीक है ना। अब है उत्क्रमणीय, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार थे उन सब की परिभाषा है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो आगे की दिशा में भी चल सकती हैं और पीछे की दिशा में भी चल सकती हैं, मतलब आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, लेकिन एक खास बात है ये कभी भी पूर्ण नहीं होती, ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है, तो उनको कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो आगे की दिशा में भी चल सकती हैं और पश्चिम दिशा में, यानी अग्र दिशा में भी चल सकती हैं और पश्चिम दिशा में भी चल सकती हैं। अग्र का मतलब आगे की दिशा, पश्चिम का मतलब पीछे की दिशा, ठीक है ना। अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती हैं, उनको कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ये है H2 + I2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है, बन गया 2H, ठीक है ना। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है जो आगे की दिशा में चल सकती है और पीछे की दिशा में चलती है, यानी कि अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में चल सकती है, उनको कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे और भी है N2 + 3H2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है और बन गया 2NH, ठीक है ना। उनकी एक परिभाषा और है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इधर वाले बाएं हाथ की तरफ वाले होते हैं अभिकारक और ये है उत्पाद। तो ऐसे भी कह सकते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है और उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित होता रहता है, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जब अभिकारक उत्पाद में बदलेगा और उत्पाद अभिकारक में बदलेगा तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जितना अभिकारक उत्पाद में बदला था उसका कुछ उत्पाद वापस अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कहा जाता है ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है। दूसरी है अनुत्क्रमणीय
अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। भाई उत्क्रमणीय क्या थी, जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलती है। अनुत्क्रमणीय मतलब जो आगे पीछे दोनों दिशाओं में चलती है, सिर्फ केवल आगे की दिशा में ही चलती हो। तो वो रासायनिक अभिक्रिया है जो सिर्फ आगे की दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है, या सिर्फ आगे की तरफ चलकर कंप्लीट यानी कि पूर्ण हो जाती है। अभिक्रियाओं को कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसे ये है 2KClO3, पोटेशियम क्लोराइड है, और ये बन गया 2KCl और +3O2, ठीक है ना। तो वो रासायनिक अभिक्रिया है जो केवल आगे की दिशा में चलती है, पीछे नहीं चल सकती, ये सिर्फ आगे की दिशा में चलती हैं और पूर्ण हो जाती है। क्योंकि आगे चलेगी तो सारा जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदल जाएगा। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जो केवल आगे की दिशा में चलती है और पूर्ण हो जाती है, यानी कि पूरी हो जाती है, उनको कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को तो इस डबल तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता था, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को केवल एक ही तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। इसे तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। दो हो गए। अब बात अब आ गया तीसरे नंबर पे है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब आंच, ऊष्मा मतलब आंच, और क्षेपित होने का मतलब होता है निकलना, निकलना यानी कि अवक्षेपित होना। और अभिक्रिया का मतलब अभिक्रिया यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिनमें से ऊष्मा निकलती है। जैसे किसी भी ईंधन को जलाते हैं, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, कोयला कुछ भी हो, उसको जलाओगे तो जलने से उसमें से आंच निकलती है। आंच का मतलब ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। जैसे किसी ईंधन को जलाने पर उसके अंदर से आंच यानी कि ऊष्मा निकलती है, तो उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की तरफ प्लस ऊष्मा लिखा जाता है, उत्पाद की तरफ प्लस ऊष्मा लिखा जाता है, ऊष्मा की वजह से ऊष्मा दिया हुआ होता है। जैसे सपोज कर लिया मैंने, मान लिया N2 + 3H2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2NH3। ये क्या हो गई, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि ऊष्मा के आधार पर देख रहे हैं, निशान के आधार पर, दिशा के आधार पर देखते हैं तो उत्क्रमणीय है, लेकिन अब ऊष्मा के आधार पर देख रहे हैं तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि उत्पाद की तरफ प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है, और इसमें प्लस ऊष्मा या ऊष्मा का कुछ ना कुछ मान दिया हुआ होगा, वो कहलाते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे यह C+O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा या कुछ भी दे देगा 94 किलो कैलोरी, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये ऊष्मा है। तो क्या होगा, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उनको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ प्लस ऊष्मा या ऊष्मा का कुछ ना कुछ मान प्लस में लिखा हुआ होता है। जैसे किसी भी ईंधन को जलाते हैं उसमें से आंच यानी कि ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है इनके आगे है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण होता हो, मतलब अवशोषण होता मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होती हो। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब जो अभिक्रिया है उसको खुद होने के लिए बाहर से ऊष्मा लेनी पड़ती है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा अवशोषित होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, क्षेपी वाले में तो प्लस ऊष्मा था, लेकिन ऊष्मा शोषी वाले में क्या हो जाएगा, आपको माइनस ऊष्मा हो जाएगा। या तो इसे अभिक्रिया को उल्टा करके लिख लो, या मैंने मान लिया H2 + I2
इज इक्वल टू HI, और यह मैंने मान लिया माइनस ऊष्मा होगी, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया CO2 इज इक्वल टू C प्लस O2 और माइनस ऊष्मा। तो इसमें क्या होगा, माइनस ऊष्मा में तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, इसलिए कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आगे है पांचवी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? योगात्मक मतलब इसमें योग होता है। जैसे ये है, मान ली मैंने यही एग्जाम्पल कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान से आसान एग्जाम्पल चले, कम एग्जाम्पल ज़्यादा भी कर रहा हूँ यूज हो। जैसे इन दोनों का योग हो गया, योग क्या मतलब जोड़ दो, और जोड़ने के बाद कितनी भी चीज़ों को एक साथ जोड़ो तो योग कितना मिलता है? सिर्फ एक, ठीक है ना। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, ये अभिकारक कहते हैं। अगर एक दो उत्पाद कितना बना? सिर्फ HI, ठीक है ना, सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड बना। या ये है C+O2, दो अभिकारक थे, मिला उत्पाद कितना बना? CO2, यानी कि एक ही तो बना, भले ही HI दो है लेकिन है तो HI, ठीक है ना। या और भी है N2+3H2 इज इक्वल टू बना 2NH3, या और भी है बहुत सारे। तो योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है? वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, जिसमें केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। मतलब इसमें अभिकारक पदार्थों का योग हो और सिर्फ वो आपस में अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद दे, उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है योगात्मक अभिक्रियाएं। आगे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब वियोजित होना। मतलब जैसे ये है CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2, या 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2, या ये 2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H। इसमें क्या होगा भाई? योगात्मक का उल्टा होता है वियोजन, क्योंकि योग में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजें अभिकारक जोड़ के एक उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या होता है? उल्टा, इसमें दो या दो से ज्यादा जोड़ लेते एक बना रहे थे। इसमें क्या है? एक जो है वो दो या दो से ज्यादा यौगिकों में या सरल अणुओं में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। वियोजन मतलब टूटना। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। लेकिन जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसलिए मैंने उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ाई थी पहले, उसका यूज यहाँ होगा। तो वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय मतलब जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलती हैं। तो वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। लेकिन कौन सी वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया है? वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें केवल एक अभिकारक किसी भी वजह से, चाहे वो ऊष्मा की वजह से हो चाहे विद्युत की वजह से हो, है ना, तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है। एक अभिकारक कितने में टूट गया? दो में।
एक अभिकारक था, कितने में टूट गया? 2 में। एक अभिकारक था, कितने में टूट गया? 2 में, है ना। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। और कौन सी वाली वियोजन कौन सी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में या सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है, उन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है ना। अब वियोजन के जैसी है अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन के जैसी है अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं। अब अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? भाई वियोजन अभिक्रियाएं क्या थी? ये थी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, लेकिन जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है ना। जैसे 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोराइड है और ये टूट गया KCl+3O2 है। तो भाई ये तो थी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा सरलों में टूटता था, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती थी वियोजन। लेकिन ये क्या है? ये है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो वो उन अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है या सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है, उन अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। इसमें भी एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा बदलेगा, इसमें भी एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा सरलों में टूटेगा, लेकिन ये उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय। तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उन अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है ना। देखो इसे एक बार, अब है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या इसको विस्थापन भी कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिस्थापन या विस्थापन का मतलब होता है एक को हटा के किसी दूसरे को लगा देना। जैसे मान लिया मैंने ये है CuSO4 + Fe इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया? अब ये हो गया Fe जो है Cu को हटा देगा, तो Fe Cu की जगह लग जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 + Cu। या और भी हैं बहुत सारे, जैसे ये है ये है FeSO4 + Mg इज इक्वल टू क्या होगा? Mg Fe को हटा देगा, बन जाएगा MgSO4 और प्लस Fe। ये और भी बहुत सारे भी कर रहे हैं, जैसे ये है HCl और प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, Cu लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मतलब चलो क्या कर लेते हैं, जिंक लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा? जो जिंक होगा वो H2 को यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा ZnCl2 + H2। तो प्रतिस्थापन होना चाहिए। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी एक तत्व ने किसी यौगिक के दूसरे तत्व को या किसी एक तत्व ने किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया, है ना, हटा दिया। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक तत्व किसी यौगिक के किसी दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा देता है और हटने के बाद उसकी जगह खुद लग जाता है, तो उन अभिक्रियाओं को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक तत्व या एक अणु किसी दूसरे तत्व या अणु को विस्थापित
कर देता है, यानी कि हटा देता है, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब हटाता कौन है, ये पढ़ने नहीं मिलेगा धातु है, धातु वाले पार्ट में, लेकिन फिर भी बता दूं, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, यानी कि जिसकी क्रियाशीलता यानी कि ताकत ज्यादा होगी, तो अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को, मतलब कम ताकत वाले तत्व को हटा देता है, ठीक है ना। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आगे हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं, ये भी प्रतिस्थापन जैसी है। उभय अपघटन अभिक्रियाएं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या है, तो प्रतिस्थापन जैसे। इसमें क्या था, किसी एक तत्व ने दूसरे को हटाया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो है दो तत्व एक दूसरे को हटाएंगे। इसमें क्या होगा, दो तत्व एक दूसरे को हटाएंगे, तो दो यौगिक हैं, उन दो यौगिकों के अंदर कोई से अलग अलग तत्व होंगे। इस वाले यौगिक का एक अलग तत्व, इसका एक अलग तत्व, ये तत्व इस वाले यौगिक के तत्व को हटा देगा, और ये वाला तत्व का यौगिक का जो तत्व है वो दूसरे वाले के यौगिक के तत्व को हटा देगा। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें मतलब आयन जो है, मतलब जो अणु है वो अपनी जगह का अदला बदला कर लेंगे, मतलब आयन जो है वो अपनी जगह का अदला बदला कर लेंगे। अदला बदला करने का मतलब होता है मतलब एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करने का मतलब एक दूसरे को हटा देना, ठीक है ना। तो अदला बदली होती है मतलब यहाँ पे। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के जो आयन होते हैं, दो यौगिक के जो आयन होते हैं, वो आयन आपस में अदला बदली कर लेते हैं जगह की, तो उन अभिक्रियाओं को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के आयन या तत्व आपस में अदला बदली कर लेते हैं या अदला बदली हो जाते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे ये है Ag NO3 और प्लस NaCl इज इक्वल, यहाँ पे क्या होगा Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयन की अदला बदली हो जाएगी, ये वाला आयन इसके साथ पहुंच जाएगा और ये वाला आयन इसके साथ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा AgCl और प्लस ये हो जाएगा NaNO3, ठीक है ना। यहाँ पर आयनों की अदला बदली हुई, तो जहाँ पर आयनों की अदला बदली होती है यौगिकों के बीच, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। आगे अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वैसे उदासीनीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया तो मैं अगले पार्ट में यानी कि अम्ल क्षार तथा लवण वाले पार्ट में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे भी है, उस वाले पार्ट में भी, कोई बात नहीं, पढ़ने से याद करने से मतलब हमें, ठीक है ना, चाहे चैप्टर में 1 में पढ़ूँ या 2 में पढ़ूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया, क्योंकि मैं बताऊंगा जब अगला चैप्टर पढ़ूंगा अम्ल क्या होता है, ऐसा मान लो जो खट्टी चीजें लगती हैं खाने में उनके अंदर अम्ल होता है, और जो खाने में कड़वी या तीखी लगती हैं वो उनके अंदर क्षार होता है। तो जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है या कोई भी क्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो लवण और जल बनते हैं, लवण बनता है और साथ में जल बनता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराने पर या क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराने पर लवण तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसको उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। अम्ल में जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल HCl है, क्षार में NaOH है, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस क्या होगा OH और H क्या हो जाएगा H2O,
तो और भी हैं उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे ये है H2SO4 और प्लस O भी, चाहे NaOH ले लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, NaOH ले लो, हमने यहाँ कर लिया। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Na2 और यहाँ से हो जाएगा SO4 बन जाएगा Na2SO4 बन गया, और साथ में क्या बन गया OH और यहाँ से बन जाएगा H2 यानी कि H2। ये क्या है, ये लवण है, ठीक है ना। लवण मतलब जैसे नमक होता है वैसे। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना। किसी एक वीडियो में सभी यौगिकों के नाम जो 10th क्लास में यौगिक यूज होते हैं, मतलब जो यौगिक प्रयोग किए जाते हैं उन यौगिकों के नाम और सूत्र की एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है ना, या किसी लास्ट चैप्टर क्लास में बना दूंगा, ठीक है। तो ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, एक अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक होती है अपचयन अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है भाई, अगर किसी यौगिक में अगर ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, तब उसका कहा जाता है ऑक्सीकरण। और इसका उल्टा हो जाए तो हो जाता है अपचयन। यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का योग होता हो, मतलब ऑक्सीजन परमाणु जो है वो जुड़ता हो, और हाइड्रोजन परमाणु क्या होता हो, हटता है। हाइड्रोजन परमाणु क्या होता हो, हटता। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का तो योग होता हो और हाइड्रोजन परमाणु का, मतलब हाइड्रोजन परमाणु हट जाता हो, तो अभिक्रियाओं को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। इसका उल्टा इसमें हो जाएगा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन का योग होता हो, योग मतलब हाइड्रोजन जुड़ता हो लेकिन ऑक्सीजन क्या होता हो, हटता, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम हो जाएगी। उन अभिक्रियाओं को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इनको एक साथ पढ़ेंगे तो एक साथ इनका नाम आता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इनको ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों को एक साथ मिला के और कहा जाएगा बड़ी क्लास में या अगले साल को पढ़ने के लिए मिलेगा अलग में। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती है, इन दोनों के एक साथ मिला के बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, मतलब जैसे ये है Fe है, Fe पे मैंने +2 लिख दिया तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी +2। Na पे मैंने प्लस लिख दिया, इसका मतलब Na की ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। Cl पे मैंने माइनस लिख दिया या -1 लिख दिया, ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। मतलब जो आवेश होता है किसी आयनीय परमाणु के अंदर उसको कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो जब आयन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण, और आयन की ऑक्सीकरण संख्या अगर घट जाती है तो कहा जाता है अपचयन। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, मतलब एक तत्व की या एक आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, दूसरी की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है, तो उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है ना। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक ही, ठीक। अब अगला पार्ट मतलब बाद में कल दिया जाएगा आपको, या अगली वीडियो बाद में बनाई जाएगी। और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और शेयर करें। ओके, थैंक यू।